अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। और आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले उस इशू पे बात करेंगे जो कि ज़ुबान ज़द आम है। हारून रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफ़ी चेमोगोइयाँ हो रही हैं और हारून रशीद साहब ने बहुत सारी चीज़ें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सबसे पहले तो बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी कंसल्टेशन के साथ टीम बनाई गई और साथ ये भी कह दिया कि बाबर चाहें तो किसी को भी खिला सकते हैं, बाबर ना चाहें तो कोई भी नहीं खेल सकता। सो इट्स बाबर्स डिसीजन कि वो किसको खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर सवालात हुए और जो बड़ा अहम सवाल ये था कि हारून रशीद साहब ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि हमारे पास वो जो खिलाड़ियों का पूल है वो बहुत कम है और हमारे पास जो सर्कल में लोग हैं वो 20, 24, 25 लोग हैं, इससे ज़्यादा के लोग नहीं हैं। और अगर हम इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की बात करते हैं तो उनके पास खिलाड़ियों का पूल बड़ा है। ये पूल क्यों कम है? क्या पीसीबी की गलती है या पीसीबी जिनको ताकत देता है उनकी गलती है, जिनको जिम्मेदारी देता है उनकी गलती है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काजी साहब, बहराम काजी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही शहरियार मलिक साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, थैंक यू वेरी मच शहरियार भाई आपका भी हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले काजी साहब, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हारून रशीद साहब की, इसको आप किस तरह देखते हैं? और मुझे तो लगता है कि बहुत सारी बातों में ना वो लग फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कुछ कर नहीं पा रहे जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी अपने शो पे फिर से। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। बाकी जहाँ तक कप्तान की इनपुट की बात है विद रिस्पेक्ट टू टीम सिलेक्शन, मेरे हिसाब से तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि थोड़ा सा कप्तान को भी एम्पावर करती है और एंड में उसी ने टीम खिलानी है तो उसके हिसाब से ही टीम थोड़ी सिलेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इमरान खान को ग्लोरीफाई करते रहे हैं पास्ट में कि वो जिसको खिलाना चाहते थे खिला देते थे, तो आई थिंक इट शुडंट बी एनी डिफरेंट फॉर बाबर आजम। मगर एक चीज़ जिससे मुझे थोड़े इख्तलाफात हैं वो ये है कि नजम सेठी साहब ने ट्वीट की कि बाबर आजम कप्तान रहेंगे न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा उनका ओडीआई रिकॉर्ड है कैप्टनसी का, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि आप वर्ल्ड कप तक हमारे ओडीआई कप्तान तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पे मेरे थोड़े इख्तलाफात आ जाते हैं। मलिक साहब, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये जो नजम सेठी वाला पॉइंट इन्होंने उठाया ना, नजम सेठी का जो टेन्योर था उसमें सरफराज अहमद के साथ भी ऐसे ही किया गया। सीरीज़ टू सीरीज़ सरफराज अहमद को लेके चलते थे जी, और हर सीरीज़ के बाद यही चेम हो गई होती थी, सरफराज को हटा के मलिक को लाया जाएगा, मलिक को हटा के पता नहीं मिसबाह को लाया जाएगा। मिसबाह तो खैर उस वक्त रिटायर हो चुके थे। ये कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं नजम सेठी साहब? बिल्कुल सही कहा आपने, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी समझ नहीं आती क्योंकि एटलीस्ट कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए आपको। वर्ल्ड कप बड़ा मेजर इवेंट है जो साल के एंड पे आ रहा है और उसको अगर आप अभी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कब देंगे? और अगर आप उनसे मुत्तफिक नहीं हैं तो वो अभी आपको कम अज़ कम वर्ल्ड कप तक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ करते हैं तो, क्योंकि अभी आपकी टीम जीतती है, मेरा ख्याल है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो होती है सारी वो ड्रेसिंग रूम के माहौल से स्टार्ट होती है। अगर अभी ड्रेसिंग रूम का माहौल आपका ख़राब हो गया तो वर्ल्ड कप में आप समझें कि पहले राउंड में ही हम तो ये क्यों होता है सर कि ये मतलब नजम सेठी साहब के रिजीम में ये एक चीज़ क्यों होती है प्रिसाइसली कि एडॉक बेसिस पे कप्तान को रखा जाता है, कोई फुल फ्लैज नहीं रखा जाता? फिर अपने ही जर्नलिस्टों को फ़ोन करके कहते हैं आज इसको हटा दिया, फिर थोड़ी देर बाद आके कहते हैं नहीं मैं ट्वीट करता हूँ, और ट्वीट करके कहते हैं जी कि नहीं मैंने सबको नल इन्वाइट कर दिया। ये इनकी गलत अप्रोच है। मेरा ख्याल है इनको प्लेयर्स के साथ बैठ के, इनके जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनके साथ बैठ के, नजम सेठी साहब को बजाय इसके कि ट्वीट्स करते रहें, उनके साथ बैठ के टीम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जहाँ कोई उनको इशू फील हो रहा है वो पॉइंट टीम के साथ हाईलाइट होना चाहिए, कैप्टन के साथ हाईलाइट होना चाहिए, ना कि आप हर पॉइंट ट्वीट करते रहें। और इस चीज़ से मुझे भी वैसे शुरू से ही आपसे भी एक पहले प्रोग्राम मैंने किया था तो इख्तलाफ था बिल्कुल कि बाबर आजम और उनका जो ग्रुप है उसके साथ वो बड़ा इकट्ठे लेके चलते हैं। और इस चीज़ पे चलें, ठीक है, वही बात है कि होना चाहिए कोई एक्शन, बट ये है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर होना था वो पहले होना था, या अब होना है तो वो आफ्टर द वर्ल्ड कप होना है। अभी बहुत मसले पड़ जाएंगे अगर इस बहराम आपकी तरफ आते हैं। अब ये बताएं कि जिस तरह बात हुई है बाबर आजम की सिलेक्शन के ऊपर और कि वो टीम सिलेक्ट करेंगे, इज़ इट अ राइट चॉइस कि बाबर आजम ही सिलेक्ट करेंगे या फिर मिकी ऑथर जिनको आपने डायरेक्टर बना दिया और उसके साथ साथ तीन आप गैर मुल्की कोच ले आए, उनका कोई इनपुट शामिल नहीं होगा? मेरे ख्याल से एक राउंड टेबल टाइप सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें सबका इनपुट आना चाहिए, कप्तान का भी, कोच का भी, सिलेक्टर का भी, सबको अपनी सोच जाहिर करनी चाहिए और उस हिसाब से मिडिल ग्राउंड ढूंढकर एक टीम बनानी चाहिए। जहां तक टीम खिलाने की बात है, वंस द स्क्वाड इज सिलेक्टेड, क्या 11 खेलती है वो तो स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट और कप्तान का डिसीजन है, वहां पे सिलेक्टर का कोई फैसला नहीं होना चाहिए। मेरा ये जाती ख्याल है। सर, ये कप्तान ही खिलाना चाहिए टीम को? नहीं,
जहाँ फाइनल 11 है वो कैप्टन की से होनी चाहिए, बट उससे पहले ऑफ कोर्स वो सारों को मिल के बैठना चाहिए। ये इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए उसमें भी कि जी बाबर की इनपुट ली जा रही है। और वो भी तो आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है कि इमाद वसीम को ओडीआई में भी रखना चाह रहे थे, लेकिन बाबर ने उनको मतलब नहीं गो थ्रू दिया। वैसे इमाद वसीम की परफॉर्मेंसेस देखें हम, नो डाउट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किए, बट उनको भी थोड़ा सा स्टेप वाइज अगर लेकर आते हैं, मेरा ख्याल है उसमें कोई मसला नहीं है। उसामा मीर को भी चांस देना चाहिए था, तो वो स्क्वाड में आए हैं। उनके बीपीएसएल उन्होंने भी बड़ी अच्छी खेली है, अगर इमाद वसीम ने खेली है तो। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ इमाद ही हम करते अच्छा, हैं। एक सवाल आप दोनों लोगों से करूंगा। देखिए अब यहाँ पे ना जब आप एक बंदे को पावर देते हैं, अब सवाल तो उठते हैं ना, बाबर आजम को आपने पावर दी या किसी भी बंदे को पावर दी, उसके बाद ग्रुपिंग होती है, फिर रोटी गैंग और फिर फलां गैंग और फिर फलां गैंग, तो इसका नुकसान नहीं होता कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखें, ये तो अगर आप शुरू में भी पिछले कुछ सालों में चले जाएं, आप वसीम अकरम की कप्तानी में भी चले जाएं, तो जो कप्तान होता है वो अपने पसंद के लोग तो लाता है, मगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम हार्श हो जाते हैं बाबर आजम के ऊपर जब हम उनके ऊपर दोस्ती वाला इल्जाम लगाते हैं। देखिए, हसन अली भी तो टीम में नहीं रहे, और जो ये सारे रोटी गैंग वाले प्लेयर्स हैं जिनको आप गिन रहे हैं, शादाब हो गए, इसमें फ़खर जमान हो गए, बाबर आजम हो गए, जो पुराने प्लेयर्स हैं, ये सारे परफॉर्मर्स है पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल से इनकी तो जगह नहीं। लेकिन बराम काई साहब देखें, रोटी गैंग में ना जो परफॉर्म करता है वो रहता है, जो परफॉर्म नहीं करता नहीं रहता। हसन अली नहीं रहे ना, ठीक है, फ़हीम अशरफ नहीं रहे, आसिफ अली नहीं रहे थे, जो परफॉर्मर है वो रोटी गैंग में रहते हैं। इसकी पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। तो ये तो अच्छी चीज है ना, परफॉर्मेंस को ही टीम के अंदर लेकिन सर उन 7 बंदों में से ना सर मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। हम शुरू भी कहते रहे जब बाबर कैप्टन बने थे, एक तो उनकी कप्तानी में भी इश्यूज नज़र आते थे, और फिर उन्होंने यही किया कि उनकी ग्रुप बंदी बड़ी सख्त थी। उसमें जब एक पीछे इंसिडेंट हुआ था, उसमें सारों ने ट्वीट कर दिया, सोचना भी ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब आपके शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ तक सब प्लेयर्स ने किया था। तो इस तरह की ग्रुप बंदी होगी तो ऑफ कोर्स आपका नया टैलेंट कभी भी आगे नहीं आ सकता। अगर वही लोग स्टिक करते उस टाइम, तो क्या आपको लगता है एहसानुल्लाह अभी तक आ सकते थे? क्या एहसानुल्लाह के आने से हारिस रऊफ की जगह मुश्किल में नहीं पड़ती है ना? पीएसएल से आए वही ना, बट आए हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि इनका ग्रुप अभी वीक है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मैं एक देना चाहूंगा ये कि वो ये कि आप शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को देखें तो ये टॉप के पाकिस्तानी परफॉर्मर्स रह चुके हैं। इफ दे आर ट्वीटिंग फॉर बाबर आजम, तो अपने कप्तान को सपोर्ट शो करना मेरे ख्याल से इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट हमारा एक कल्चर है ना, हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जिस तरह ये बुरी बात नहीं सर। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ का जो स्टार्ट है बेसिस है डिसिप्लिन है। अगर आपके में डिसिप्लिन नहीं है तो आप यू कैन नॉट लैंड एनीवेयर। तो ये भी एक डिसिप्लिन ही है कि आप लोग, ठीक है दोस्ती यारी होती है, बट आप मेरिट पे भी आपको डिसीजंस करने पड़ते हैं, और व्हेन यू टू क्लोज आप लोग इस तरह होते हैं तो मेरिट पे डिसीजंस नहीं हो सकते। बट स्टिल आफ्टर सीइंग ऑल दिस, मैं भी कहूँगा अभी टाइम नहीं है छेड़खानी करने का, क्योंकि अभी टाइम नहीं है छेड़खानी करने का। बहराम साहब ये बताइएगा कि जिस तरह शरियार भाई ने बताया ना कि एहसान को चांस मिलता है और उसामा मीर को चांस मिल गया, काफ़ी लोगों को चांस मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ना, उनको चांस किस तरह मिलता है? उनको चांस इस तरह मिलता है कि उनको टीम के साथ लेके जाया जाता है, ठीक है, 5 मैच उनको जो है बाहर बिठाया जाता है, कभी 1-2 मैचेस में 12th मैन बना दिया जाता है, फिर वापस लेके आया जाता है पाकिस्तान में। ये 2-3-4 सीरीज चलता रहता है और फिर अचानक से वो बंदा ड्रॉप हो जाता है। तो ये भी तो हो रहा है ना पाकिस्तान टीम में। एक ये आपकी बड़ी अच्छी जो है क्रिटिसिज्म वाली तनकीद की एक पॉइंट बन सकता है ये कि पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि आपका एक फॉर्मेट का प्लेयर जो T20 में सक्सेसफुल हो, उसको आप टेस्ट टीम में ले जाते हैं। शाहनवाज दहानी इसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। 100% मैं इस बात से एग्री करूंगा कि रिसोर्सेज अच्छी तरीके से मैनेज नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट ने इन द पास्ट, बट इस दफा हम थोड़ा बदलाव देख रहे हैं। अब एहसानुल्लाह को सिलेक्ट कर लिए T20 और ODI स्क्वाड्स में, क्योंकि उनकी इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस रही है PSL के अंदर, जिस तरह उन्होंने तेज गेंदबाजी कराई है, 150 155 की भी एट टाइम्स गेंद कराई है, तो आई थिंक उनका डेफिनेटली बनना सिलेक्ट होना बनता था। एंड इसी तरह और यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए, मगर एक तरीके से देना चाहिए जहां पे उनको एक एक्सटेंडेड रन मिले फिर टीम के अंदर, और इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप साथ रखें। चांस का एक तरीका इस तरह होना चाहिए कि चांस अगर पहले तो मिलना ही नहीं चाहिए। चांस आपको ना बिल्कुल उस वक्त मिलना चाहिए जब आप तमाम फॉर्मेट्स में, PSL में, फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए, जहाँ जहाँ आप खेलें ना, आप सुपर डुपर परफॉर्म करें। जब आपको चांस मिलना चाहिए, फिर आपको 10 से 15 गेम मिलनी चाहिए खेलने के लिए। अगर आप 10-15 गेम नहीं खेलेंगे तो फिर किस तरह आप परफॉर्म करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और
उम्मीद हमें यही है कि अब मिलेगा एहसानुल्लाह जैसे प्लेयर्स को चांस। उसामा मीर जो हैं, अब हमें काफ़ी हमने देर देखा कि उस्मान कादिर वाज द प्रेफर्ड बैकअप ऑप्शन शादाब खान की, अब हमें उसामा मीर नजर आ रहे हैं। उनको वो सीरीज मिली न्यूजीलैंड के खिलाफ, केन विलियमसन और टॉम लेथम को ज़बरदस्त तरीके से आउट किया। देर बोथ फैंटास्टिक प्लेयर्स ऑफ स्पिन, तो ये बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है उसामा मीर के लिए। तो अब उनको वो चांस दिया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली शादाब खान के होते हुए अगर तो शादाब फिट है तो उसामा फर्स्ट टीम में शायद ना खेल पाए। इसी तरह एहसानुल्लाह शायद फर्स्ट टीम में ना खेल पाए अगर आपके पास शाहीन नसीम और हारिस हों, क्योंकि वो तीन काफी देर से साथ खेल रहे हैं। उसकी जगह बनती है एहसान की जी। चले नहीं यार, आपकी राय होगी। नसीम की परफॉर्मेंस आप देख सर लें मैं ना। आपको बताऊं ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कप्तान पे। अब नसीम को आपको पता है अगर वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा और मिडिल ओवर का आपका बेस्ट बॉलर इस टाइम नसीम शाह, तो इस चीज़ से मैं नहीं आपकी मुतफिक। नहीं, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में भी ODI नसीम को खिला दें। आप 16th ओवर से पहले 15th ओवर से पहले उसका कोटा खत्म करें, यू विल सी इज द बेस्ट बॉलर अराउंड, क्योंकि वो अच्छी सर मेरे हिसाब से ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ उनकी फिटनेस के साथ प्रॉब्लम है। द वे नसीम शाह बॉल्ड इन PSL एंड अफगानिस्तान सीरीज, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नसीम शाह शायद अपने साथ ज्यादती करें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ यार कि एक दफ़ा उनको बैठा के टेस्ट कर लिया जाए कि क्या प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, कोई फिटनेस प्रॉब्लम है, कोई दिमागी प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं। इस आर्ग्यूमेंट में एक मेरिट आप ये ला सकते हैं कि आपको रोटेट करना चाहिए अपने फास्ट बॉलर्स, उनकी भी वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए सही तरीके से। और जहां पे नसीम नहीं खेल सकते, हारिस नहीं खेल सकते, वहां पे एहसानुल्लाह लाएं, जमान खान लाएं, इवन हसनैन लाएं। आई नो हसनैन काफी देर से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर इस PSL के अंदर हमने देखा था शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। तो अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया एक प्लेयर के अंदर, उनको आप फौरन साइडलाइन नहीं कर सकते। तो जो आपके फ्रिंज बॉलर्स हैं उनको बाकियों को रेस्ट कराकर उनको मौका दिया जाए, बजाय इसके किसी स्पेसिफिक प्लेयर को ड्रॉप किया जाए। और मेरे हिसाब से मेरी जाती राय यही है कि आपकी जो टॉप 3 पेसर्स हैं इस वक्त मुल्क में, वो शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ही हैं। सो इफ आई हैड टू गो टू द वर्ल्ड कप टुमारो, मैं इन 3 से ही स्टार्ट करता। आप इन 3 से स्टार्ट करेंगे। शरिया साहब ये बताइएगा कि एक और आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हारिस रऊफ की PSL की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ वाज गुड इन PSL, नहीं मेरा नहीं ख्याल, वेरी डिसेंट सर। नहीं इतनी सर, अच्छी wickets के परफॉर्मेंस हिसाब नहीं से थी भी जितनी ठीक था। उनसे हम सर एक्सपेक्ट देखिए, करते हैं। ज़मान खान बोल्ड बेटर देन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पहले 5-6 मैचेस में हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे थे। उसके बाद से एकदम हारिस रऊफ ने अपनी टीम में भी कम बैक किया, टीम को बाउंस बैक भी करवाया और ही वॉज वेरी वेरी गुड। सर नसीम शाह और हारिस रऊफ की PSL में जमीन आसमान का फर्क है। ज़मान हारिस रऊफ की नसीम शाह और हारिस रऊफ की में नहीं वो ठीक है, बट मेरा ख्याल है ज़मान ने हारिस रऊफ से अच्छी बॉलिंग की। नहीं, जमान ने तो फार बेटर बॉलिंग की है ना सर। ये far इसमें better तो bowling कोई की है। शक नहीं कि जमान खान वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेटर पेसर्स वी सॉ इन द एंटायर PSL। लाहौर कलंदर्स को तो छोड़ ही दे, जिनके लिए वो बहुत समझता हूँ कि आपकी इंप्रेसिव जो थे। करंट लॉट है ना, इसमें वही तो बंदा है जो आखिरी ओवर में हमारे लिए परफॉर्म कर 6 रन भी बचा सकते हैं। नहीं नहीं, जबरदस्त उनकी ट्रेजेक्टरी रही है, मगर हमें थोड़ी सी अपनी मेमोरीज इतनी सिलेक्टिव भी नहीं करनी चाहिए। इफ वी गो बैक नॉट टू लॉन्ग अगो, इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 था जहां पे हारिस रऊफ ने सिंगल हैंडेडली वो T20 जिता भी दिया था। तो एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर समथिंग। हमें पता है कि उनका स्किल सेट वो है। मे बी शहरियार साहब सही कह रहे हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे उस तरह उतर नहीं पाए जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट आई स्टिल थिंक ही इज एन एलीट पेसर और जितना उनके ऊपर काम हुआ है वो डेफिनेटली पाकिस्तान को आकर शरीफ भाई ये बताइएगा कि अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा। मतलब अपने जो कप्तान हैं बाबर आजम या ये 3-4 लोग हैं कि इनकी वजह से भी ना 2-3 साल से कोई इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं बन सके। हारून रशीद साहब ने कहा कि 20 से 24 प्लेयर्स हमारे जो है ना वो पूल में हैं और वैसे अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देखें तो बड़े प्लेयर्स होते हैं, तकरीबन उनका पूरा बेंच पीछे बैठा होता है। इसकी क्या रीज़न है सर, क्यों नहीं हमारा बेंच स्ट्रांग हो रहा? क्या PCB कुछ गलत कर रहा है या बाबर आजम 3-4-5 लोगों के साथ चलना चाह रहे हैं और वो नहीं सोच रहे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा या 10 साल बाद टीम का क्या होगा? असल में जिस तरह आपने शुरू में भी हाईलाइट की है चीज़ कि अगर 7 बंदों के ही पूल में से बार बार प्लेयर्स ने आना है और जाना है, रेस्ट करना है, तो ऑफ कोर्स आपका बेंच की स्ट्रेंथ बन ही नहीं सकती है। तो आपको बेंच स्ट्रेंथ के लिए अभी आप देख लें, आपके पास अबरार है, वो आपके बेंच पे ही बैठा हुआ है। उसामा मीर भी आई एम श्योर कि अगर वो भी खेले आएगा स्क्वाड में तो उसके खेलने के चांसेस कम हैं, क्योंकि नवाज भी आपका खेल रहा है। T20 में आपके इमाद वसीम भी होगा, तो उसामा मीर को कहाँ चांस मिलेगा? तो वो कप्तान को एक डिसीजन करना होता है और उस पर सारा इन्हिसार करता है कि वो कब किसको कहाँ चांस देता है। तो अगर वो 7-8 प्लेयर्स का वो पूल बना रहेगा, उसी में से हसन अली बैठेगा और मोहम्मद वसीम आ जाएगा, मोहम्मद वसीम बैठेगा तो दूसरा आ जाएगा, तो ऑफकोर्स वो आपकी बेंच स्ट्रेंथ। देखिए ना, अभी ये भी बात कर लेते हैं कि चलें इस पूल के ऊपर भी बात हुई कि आपके पास ना अभी तक तो कोई परफेक्ट किस्म की 11 भी नहीं है ना कि जिसको आप कह सकें कि ये इररिप्लेसेबल है। और मैंने आपको लेट सपोज जी शहरियार साहब को और काजी साहब को खिला दिया तो आप बेस्ट हैं और आपने 2 मैच मेरे लिए जितवा लिए, तो चलें जी मैं किसी और बंदे को वो करूं, तो हमारे पास तो अभी तक बेस्ट 11 नहीं है ना।
मेरे ख्याल से ओडीआई क्रिकेट में हम काफी करीब हैं बेस्ट 11 के, ODI मिडिल में, ऑर्डर सॉर्ट ODI करना है। में। टी20 के टेस्ट अंदर में अभी नहीं है, देखिए दोनों में नहीं है। टी20 फॉर्मेट ऐसे टेस्ट तो खैर बहुत दूर की बात है ना, टेस्ट में इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। टी20 के अंदर कॉम्बिनेशन ढूंढने वाली बात है, प्लेयर्स और रिसोर्सेज आपके पास डेफिनेटली हैं, उनको किस तरह खिलाना है इसमें थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। वर्ल्ड कप खासा दूर है, साल से ऊपर है अभी वर्ल्ड कप के अंदर जो वेस्ट इंडीज के अंदर होगा, तो तब तक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर एक फ्लेक्सिबल और डायनामिक अप्रोच रखकर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि बाय द टाइम जब वो वर्ल्ड कप आ जाए तो आपके पास एक परफेक्ट 11 आपकी तैयार हो जाए। परफेक्ट 11 तैयार है या नहीं? परफेक्ट 11 अभी तो मुझे नहीं लगता। ओडीआई में मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। ओडीआई में बेहतर है, हम बट एक ओडीआई में सिलेक्शन जो है, मुझे मोहम्मद वसीम की आज तक नहीं समझ आई। मोहम्मद वसीम टीम के साथ हैं, उनकी बैटिंग एवरेज क्या है, उनकी बॉलिंग एवरेज क्या है, तो वो क्यों असल में ओडीआई में ना एंड ओवर्स में आके थोड़ा सा रिवर्स करवा लेते हैं वो, और बड़े लीथल होते हैं ओडीआई में। मुझे उनकी टी20 में सिलेक्शन पे एतराज होता है, लेकिन ओडीआई में उनकी सिलेक्शन नहीं, वो क्या ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं कि बॉलर? ये तो मुझे तो समझ आई थी कि किसी जमाने में अब्दुल रज़ाक के साथ इनको मैच किया जाता था। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर तो एहसानुल्लाह है तो क्या मोहम्मद वसीम का चांस बनेगा? मोहम्मद वसीम का तो चांस वैसे भी नहीं बनता। उसका चांस सिर्फ इस वजह से बनता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है, ठीक है, वो रिवर्स स्विंग करवा लेता है और आखिरी ओवर्स में अच्छी बॉल करवाता है, इस वजह से उसका चांस बन रहा है। ये उसका आखिरी चांस है। मोहम्मद वसीम को टीम के साथ कैरी क्यों किया गया है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही मुझे भी ये समझ नहीं आता, क्योंकि मैं अभी आने से पहले भी देख रहा था क्या उनकी टी20 में बैटिंग एवरेज है, क्या उनकी बॉलिंग एवरेज है, और स्टिल हमने उनको लगातार इतना लंबा रन जितना मेरा ख्याल है मोहम्मद वसीम को मिला है, किसी को भी नहीं मिला। सर होता ये है ना कि आप जिनकी तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की या इन लोगों की, एक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये इससे पहले रमीज राजा के दौर में यही तरतीब रही थी। ये तीनों बैठते थे, यही टीम बनाते थे, यही डिसाइड करते थे, ठीक है जी। रिजवान ने कह दिया यार वो फलां हारिस खेलेगा, वो खेलेगा जी। शाहीन ने कह दिया वो वाला मोहम्मद वसीम जूनियर नेक बच्चा दे हैं, उसको नेक बच्चे को खिला दिया। बस इन यहाँ पे नेकी चल रही है कि, और उधर से बाबर कह रहा है बस मेरी ओपनिंग को ना छेड़िएगा, एक उस्मान कादिर आ जाए, ठीक है जी, एक इमामुल्लाह का आ जाए, 2-3 बंदे मुझे दे दो, ये सारा चल रहा है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी हम जो बात कर रहे हैं, ये वाला कल्चर थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए, और फिर वही बात है कि थोड़ा वर्ल्ड कप तक अब हमें भी थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा टाइम दे दें हम लोग, लेट्स सी आफ्टर 6 months क्या है। बट टी20 में अगर आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं विद साइम अयूब इन, और अब तैयब ताहिर को डाला था, इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, इज़ द बेस्ट फील्डर वी हैव, और एकदम उनको अब बाहर कर देंगे आई एम श्योर। तो वैसे बेंच को अगर हम बनाना चाहते हैं तो फिर बाबर आजम को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सिर्फ बाबर आजम को नहीं, पूरी टीम को ही बड़ा करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब का है, शादाब को पता होना चाहिए कि उसकी रिप्लेसमेंट में, और लेकिन पीसीबी को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा यार, कि जब आप लेट्स सपोज मैं बाबर आजम को बैठा दूं तो बाबर आजम को पता हो कि नेक्स्ट सीरीज में मैं आ रहा हूं। अभी तो अगर अफगानिस्तान के खिलाफ ये बच्चे परफॉर्म कर जाते हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर बैठा होता। बिल्कुल, बाबर और रिजवान दोनों बैठ जाते हैं। Exactly. तो वो थोड़ा सा पीसीबी को भी चीजें सेटल करनी पीसीबी को चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए एकदम ही। आप वो फोर्सफुली आपने रेस्ट करा दी अपने 2 मेन प्लेयर्स को, और शादाब को बना के कप्तान के हम इनका गैंग तोड़ेंगे, वो इतने आराम से नहीं हो सकता। बट यही है कि वो भी बादशाह वजीर कहता रहा। हाँ, उन्होंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिस पे फिर गुस्से का इजहार किया गया है। बट वही बात है कि सारों को थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी बेंच स्ट्रेंथ हम लोग को इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो आपने ये सेगमेंट हम क्लोज कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक के बाद आएंगे तो किसी और भी बात करेंगे, कोई और चीज़ जैसे कि हमें पूल को किस तरह मैनेज करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक्चुअली प्लेयर पूल काफी अच्छा है पाकिस्तान के पास इस वक्त, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रिंज प्लेयर्स जिनको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजमेंट इन प्लेयर यूटिलाइजेशन स्ट्रॉन्ग सूट नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट का, इसके ऊपर बेहतर काम करना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ प्लेयर्स ऐसे हैं आपके पास 25 से 30 जिनके साथ आप एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ठीक नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं कि कौन से सीनियर प्लेयर्स को निगलेक्ट किया गया इस सीरीज में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और कुछ ऐसे प्लेयर जो कि बिल्कुल इस वक्त तक ना कौम की प्रायोरिटी में है, ना पीसीबी की प्रायोरिटी में है, और उनके ऊपर व्लॉग्स बन रहे हैं, उनके ऊपर बातें हो रही हैं। और स्पेशली हम बात करेंगे कामरान इकबाल के लेटेस्ट वीडियो की और लेटेस्ट व्लॉग की, जिन पे उसने कामरान इकबाल ने उमर अकमल के हवाले से बात की और उमर अकमल की सिलेक्शन ना होने पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया। बहरहाल सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, मतलब अचानक से ही उमर अकमल की याद आने लगी कामरान इकबाल को, ये माजरा क्या है?
मुझे भी कुछ खास हसनैन साहब, क्योंकि अगर तो आप पीएसएल देखें तो ठीक है, एक दो ऐसे नॉक्स थे उमर अकमल के जिनमें ही रोल्ड बैक द क्लॉक और पुरानी यादें ताज़ा की, और मैं भी खुश हुआ उनके लिए कि चले इन्होंने परफॉर्म किया है। मगर अगर तो आप उनकी पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंसेस देखें, ओडीआई क्रिकेट जो लिस्ट ए क्रिकेट है उस हवाले से अगर हम बात करें तो ठीक है, डिसेंट नंबर्स थे, 383 रन थे 9 इनिंग्स में, 42 पॉइंट समथिंग की एवरेज थी। मगर उसी टूर्नामेंट के अंदर और परफॉर्मेंस थे, तैयब ताहिर हो गए लीडिंग रन स्कोरर, 573 रन 12 इनिंग्स के अंदर, और फिर साइम अयूब के बड़े रन थे 461 आई बिलीव उनके 10 इनिंग्स में थे। कामरान गुलाम ने 6 इनिंग्स में ही 435 रन कर दिए थे, तो उनकी तो 145 की इस तरह एवरेज थी। तो और ऐसे काफी प्लेयर्स हैं उस कॉन्वर्सेशन में जिनका नाम उमर अकमल से पहले आता है। तो इवन इफ वी मान लें अगर हम ये बात कि उमर अकमल की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत थी उस कप में, और ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं सिलेक्ट हुए पाकिस्तान के लिए जिनका उमर अकमल से तो पहले नंबर आता है। अच्छा सर, उमर अकमल के ऊपर आपका क्या टेक? मेरा थोड़ा सा, मैं फिर इनसे इख्तलाफ करूंगा। वेरी गुड मैं करेक्ट। इख्तलाफ इसलिए करूंगा क्योंकि अगर आप देखें तो उमर अकमल का डायरेक्ट जिससे कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है वो कौन है? आजम खान। आजम खान के वालिद साहब क्वेटा की टीम में उमर अकमल को लगातार 6-7वें नंबर पे आप बारी कराते रहे हैं। अगर आपने उनको चांस देना है, आपकी क्वेटा की बैटिंग आपने खुद देखी सारों ने, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उनको थोड़ा ऊपर चांस क्यों नहीं मिला? जिसमें नहीं, शुरू में 1-2 मैचेस में मिला, बट उसके बाद जब उनने परफॉर्म करना शुरू किया उन्होंने 6-7वें नंबर से ऊपर 14वें-15वें ओवर से पहले उमर अकमल को बारी नहीं दी, और ये थोड़ा सा उनका गिला जायज़ बनता है। आई टोटली एग्री विद हिम कि जी प्लेयर्स हैं ऊपर, ये है, सब कुछ है बिल्कुल, बट उमर अकमल एक ऐसा टैलेंट है कि अगर आजम खान इस फिटनेस के साथ आ सकता है तो उमर अकमल की भी फिटनेस अभी सेम है, तो क्या उसको एक आध चांस और मिलना चाहिए? वैसे मैं समझता हूँ कि ओडीआई में ना किसी ना किसी हद तक मेरा ख्याल है उमर अकमल की मेरा भी यही ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ करने अगर आप चलें उसको भी एक आध और कोई लोकल टूर्नामेंट खेलने दें, फिर उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से असेस करेंगे, बट मैं कहता हूँ कि पीएसएल में थोड़ी सी ज्यादती हुई है उसके साथ। तो देखिए, T20 क्रिकेट में मेरे ख्याल से अभी उमर अकमल की जगह नहीं बनती इन ऑल ऑनेस्टी, क्योंकि उनके उस तरह के नंबर्स भी नहीं हैं। और ठीक है, चले थोड़ा सा शायद इससे मेरिट हो कि कंसिस्टेंट नंबर पे बैटिंग नहीं दी उमर अकमल को, एक रोल अगर उनके लिए डिफाइन कर देते क्वेटा वाले तो बेहतर होता, क्योंकि देखिए ही स्टिल हैज दैट टैलेंट, मगर टैलेंट कैन ओनली टेक यू सो फार। आपको टैलेंट के साथ मेहनत करनी पड़ती है, और वहां पे उमर अकमल ने डेफिनेटली मार खाई अपने करियर के अंदर। आई डू अग्री कि अगर ओडीआई क्रिकेट को हम देखें तो चले उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है पाकिस्तान कप के अंदर, वहां पे शायद उनका एक बेहतर चांस बन सकता था, बट देन अगेन आपने अब हारिस सोहेल के अंदर इन्वेस्ट किए, सलमान अली आगा के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इफ एनीवन, मेरे ख्याल से इफ्तिखार टाइप किसी प्लेयर की आपकी ज्यादा जगह बन जाती थी ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जो थोड़ी सी बॉलिंग भी आपको करा देते और एंड में आकर छक्के भी मार सकते थे। सर जी, ये कामरान अकमल साहब के वाले से बात करते हैं कि खुद भी उन्होंने अभी रिटायरमेंट ली, और रिटायरमेंट इस शर्त पे ली थी कि उनको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया था और जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। फिर हमने देखा एक निजी टीवी चैनल में वो बैठे, उन्होंने कुछ बातें की और एकदम से वो अरीना से गायब हो गए, और अब आके उनको छोटे भाई की याद सताने लगी। बस ये भी अनफॉर्चुनेट है, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि जी हमने, वैसे जंग सही लड़ रहे हैं, हाँ अपनी जंग तो नहीं लड़ लड़ी रहे थी हैं उमर ऑफ कोर्स, बट पाकिस्तान को ज़रा प्रायोरिटी पे अगर हम सब रखें, सिर्फ कामरान अकमल नहीं, हम लोग भी प्रायोरिटी पे रखें तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, तो उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि चलें थोड़ी बहुत उनकी बात जायज़ है, बट इतनी भी प्रेस ना करें अब इसको कि वो नाजायज़ बात पे चली जाए। तो ऑफ कोर्स ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ है, बट वो उनकी उमर अकमल की अपनी भी बहुत गलती है। वही बात है, आपने जिस तरह शुरू में कहा कि ना कौम के वो अच्छी गुड बुक्स में है, ना वो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज उनकी ऐसी हैं। तो वो ऑफ कोर्स उनकी इतनी वो थी, बट ये है कि उन्होंने एक टैलेंट था जिसने खुद अपने आप को ज़ाया किया, बट ये देखना है कि क्या उसमें कुछ आखिरी स्पार्क मौजूद है। स्पार्क आई थिंक सो मौजूद है शरियार भाई। बैराम अगर बात करें ना स्पार्क की, तो तकरीबन 158 या 161 मैच उन्होंने खेले में, और 38-39 रन हैं उनके, और एवरेज भी उनकी ठीक है, 38-39 की एवरेज है। इतने ज़्यादा एक्सपोजर के साथ जब हम एक दफ़ा जब किसी को चांस देना स्टार्ट करते हैं तो देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं। काफी चांस मिला उमर अकमल को इन हिज चांस नहीं मिला सर, 158 ओडीआई मैचेस, नहीं उसके बाद चांस उसको कम मिला है, मैं भी टोटली एग्री। उसके बाद चांस कम मिला है सर, 158 मैचेस सर। नहीं, बाबर आजम ने 158 अभी तक नहीं खेले। नहीं मिलना चाहिए था चांस, वही बात है, चांस कम मिला है। जब मैं दूसरे एक और मैं आपको कहूँ, हमारा अभी भी 6th-7th नंबर पे आपका कोई डेफिनेट रोल में नहीं है। आपका इफ्तिखार अहमद की हमने पीएसएल देख ली है, वो उससे बड़े हम घबराए हुए हैं। आसिफ आपका टीम से बाहर हो गया है, तो अगर इमाद वसीम में नहीं होते तो इज देयर अ चांस फॉर उमर अकमल और नो? ये भी उमर अकमल वैसे कोयटा के लिए अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। सो सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये बताएं कि उमर अकमल जब जिस ज़माने में टीम में थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
उमर अकमल, कमरान अकमल, ठीक है जी। फिर इनका ऐसा एरा चल रहा था कि ये अदनान अकमल को भी ले आए। फिर सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही थी कि कहीं अब्दुल रहमान अकमल का डेब्यू ना हो जाए, ये ऐसी बातें चली हैं। अब एकदम से क्या हो जाता है, मतलब ये सिस्टम से बाहर हो गए, इनसे कोई गलती हुई या कुछ चेयरमैन अपने नहीं आए या सिलेक्टर अपने नहीं आए, हुआ क्या? फिर मिकी ऑथर के साथ लड़ाई भी हुई, आपको पता है उमर अकमल की। इफ आई मे, आई थिंक टैलेंट सब अकमल्स में कूट कूट के भरा हुआ था। उमर अकमल में तो खास तौर पे बहुत नेचुरली गिफ्टेड बैटर थे ये, मगर वर्क एथिक पे बात आ जाती है। देखिए, मुझे उनकी ऑफ फील्ड एक्टिविटी से इतना गर्ज भी नहीं है, करें जो उन्होंने अपने टाइम पे करना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर आपका वर्क एथिक अल्टीमेटली आपको डिफाइन करता है। यूनुस खान की मिसाल ले लें, नॉट द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर अराउंड द ब्लॉक, मगर उनका वर्क एथिक इतना स्ट्रॉन्ग था। फिटनेस ड्रिल्स, ट्रेनिंग ड्रिल्स, अपनी स्किल्स पे काम इतना स्ट्रॉन्ग था कि 10,000 रन कर गए वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उमर अकमल के अंदर टैलेंट यूनुस खान से ज्यादा था, मगर वर्क एथिक उनका करीब भी नहीं आता यूनुस खान के। एंड आई स्टिल होप कि अभी भी वक्त है, अभी भी वो अर्ली 30s में है, इस चीज को ठीक करें, प्रूव करके दिखाएं कि उनके अंदर वो वर्क एथिक है और शायद टीम में वापस आ आई थिंक ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। लेट्स सी। वैसे अब क्या इस पे हम लोग कोई बयान दे नहीं सकते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वर्क एथिक्स मेरे जहन से बात ही निकल गई। देखें, अभी मेरे को एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था। चलें, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आपके जहन से बात निकल गई, ये बताइएगा आजम खान के हवाले से अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजम खान को उनके छक्कों की बदौलत टीम में जगह मिली थी और उनके छक्कों का पूरा पाकिस्तान जो है ना दीवाना हो गया था पीएसएल में, और स्पेशली इस पीएसएल में वो कमाल खेले हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। एक दफ़ा उनका पहले भी डेब्यू करवाया गया था, अचानक से उनको मतलब भूल जाते हैं आजम खान को पीसीबी के तमाम तर जो मैनेजमेंट के कमेटी के लोग हैं या पीसीबी के चेयरमैन पुराने जो होते थे, हालांकि मोइन खान उनके मेरे ख्याल साथ खेलते भी रहे। तो आजम खान के साथ क्या हो रहा है? अभी मेरा ख्याल उनको चांस जो 2-3 मैचेस में मिला, परफॉर्म नहीं कर सके तो बस एकदम बाहर हो गया। 3-4 मैचेस और देने चाहिए। पिछली बात पहले अपनी खत्म कर दूं। मैं कहने लगा था उमर अकमल के साथ वो हुआ है जो आमिर के साथ, मोहम्मद आमिर के साथ। अच्छा, जब कोई ज्यादा चीज हाईलाइट कर देता है ना, तो वो उसको उल्टा पड़ जाती है। आजम खान की बात हुई, आप अली उसको एकदम ड्रॉप करना बनता नहीं था। मेरा ख्याल है कि अगर आपने एक्सटेंडेड रन दे दिया था तो उसको एक्सटेंडेड रन देना चाहिए था। ऑफ कोर्स अगर कोई 1-2 मैचों में नहीं परफॉर्म कर रहा, और उनके विकेट्स भी हमने देखे थोड़ा सा हेल्पफुल थे फॉर स्पिनर्स, और अफगानिस्तान की स्पिन की तो आपको पता है कि देव गॉट द बेस्ट स्पिनर्स, तो उनको एकदम इस चीज़ पे जज करके आउट नहीं करना चाहिए था। तो एक एक्सटेंडेड रन बनता है, अभी भी बनता है उनको। आई थिंक ही शुड बी Once again, neglection from PCB in part of Azam Khan. आई थिंक कोई स्केपगोट बनाना था आफ्टर द डाउनफॉल जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हारे हैं। मैं भी इनके साथ एक ही ख्याल रखता हूं कि आजम खान इज अ लिटिल हार्ड डन बाय, उनको डेफिनेटली एक्सटेंडेड रन देना चाहिए था। खास तौर पे ये सीरीज तो थी न्यूजीलैंड वाले T20 जिसके अंदर आप आजम खान को मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते थे। शारजा वाली स्लो एंड लो टर्नर्स तो यहाँ पे होनी नहीं थी जहाँ पे हिट करना मुश्किल हो। यहाँ पे अच्छा मौका था उनके पास अपना टैलेंट शोकेस करने का। एंड इफ यू लुक एट द T20 स्क्वाड, 2 ऐसे नाम हैं उस स्क्वाड के अंदर जिनकी जगह आजम खान आ सकते थे मेरे नजरिए में। मेरा जाती ख्याल है कि फहीम अशरफ और शान मसूद, इन दोनों की जगह आप आजम खान को स्लॉट इन कर सकते थे, बट अल्टीमेटली आई थिंक थोड़ा सा हार्ड डन बाय हैं। और उम्मीद यही है, मसूद का नाम लेके मुझे क्यों तंग करते हैं? मतलब यार, शान मसूद इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम फ्रॉम सो लॉन्ग, और अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी टीम के साथ होंगे। देखे ना, होता बंदा इस तरह, एक आजम खान है जो परफॉर्म करे तो ठीक, ना करे तो बाहर, एक है शान मसूद, एक है वसीम जूनियर, तो फिर यार रोना तो बनता है ना। अच्छा, इस चीज़ में मैं आपको ये भी बताऊं कि ये स्ट्रैटेजीज बड़े ऊपर लेवल पे बनती हैं। आपने जिसको बाहर करना होता है, एक मुश्किल सीरीज़ खिला के आप उसके 2 गंदे स्कोर हुए उसको आप बाहर कर दें। अभी होम सीरीज़ थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो होम सीरीज़ में ऑफ कोर्स एडवांटेज होता है, यंग प्लेयर्स को जरा नर्व्स काम हो जाती हैं, इन विकेटों पे खेले होते हैं, तो वही इन वाली बात है कि एक चांस उसको बनता था यहाँ पे। आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान सीरियस टैलेंट वैसे, ये तो मानना हाँ है सीरियस टैलेंट। जिस तरह वो स्वीप्स पे 6 मारे हैं यार, अल्टीमेट। अच्छा, और आपको ये देखना है कि स्पिन बैशर तो वो हमेशा से ही थे, मगर पेस के खिलाफ बहुत गेम अप की आजम खान ने, और इसकी उनको डेफिनेटली दाद देनी चाहिए। ऊपर से आपका जो वर्ल्ड कप अगले साल आ रहा है वो वेस्ट इंडीज के अंदर है, और बारबेडोस के लिए शानदार परफॉर्मेंसेस है सीपीएल में आजम खान की। सो यू हैव टू टैप इनटू दैट टैलेंट। और इंस्टाग्राम में एक पोस्ट भी लगाई थी, थोड़ा सा गुस्से में या उसमें नजर आ रहे थे आजम खान भी। हाँ ऑफ कोर्स गुस्सा तो बनता है। वही जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सीरीज़ थी,
तो इसमें उनको एक एक्सटेंडेड रन मिलता तो ऑफ कोर्स उनके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी बेहतर होती है ये चीज़, क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जहाँ आप यू लूज़ कॉन्फिडेंस, जहाँ मेरे अपने में डाउट आ जाएगा यार पता नहीं आई एम गुड एट दिस लेवल के नहीं, तो फिर ऑफ कोर्स मेरी गेम। अच्छा, आजम खान और उमर अकमल के वाले से तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि एक है कामरान अकमल का भाई लाइमलाइट में रहे, एक है मोइन खान का बेटा, वो भी अभी भी लाइमलाइट में ही है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी सिचुएशन तो थोड़ी सी डिफरेंट है। सर, तैयब ताहिर के साथ थोड़ी सी ज्यादती नहीं हुई? मतलब आपने ऑल ऑफ दिस सडन एक लड़के को पिक किया, उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, और पिक करके उसको बस 2-3 मैचेस दे, और उसके बाद देखिए 15 लोगों की स्क्वाड के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ ना कुछ परफॉर्मर्स को भी बाहर बैठना पड़ जाता है। लेकिन सर फिर सिलेक्ट ही ना करें। नहीं, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप अगर सेलेक्ट करें तो एक्सटेंडेड रन दें। मेरे ख्याल से जो बिल्कुल नया और यंग स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया था, इसमें कुछ ना कुछ लोगों ने तो अब बाहर बैठना ही था। तैयब ताहिर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में से एक थे, बट आई एक्चुअली पर्सनली फील कि उनका बेस्ट फॉर्मेट तैयब ताहिर का शायद वनडे क्रिकेट हो, तो अगर उनको आगे कहीं मौका देना है तो शायद 50 ओवर क्रिकेट में देना चाहिए, क्योंकि उनकी गेम उसको ज्यादा सूट करती है। और उनकी लिस्ट ए नंबर्स अगर आप देख लें पिछले कुछ सीजन के अंदर तो शानदार है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक तैयब ताहिर से बेहतर किसी के नंबर्स होंगे लिस्ट ए के। सर जी, तैयब ताहिर को क्यों बिठाया गया? मतलब अगर मैं तो कहता हूं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया इतना टफ होना चाहिए कि पहले तो डेब्यू ही नहीं होना चाहिए। डेब्यू हो गया तो एटलीस्ट बंदे को चांस दो। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स आ रही है कि तैयब ताहिर का शायद कैरियर खत्म हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी खत्म होगा। ही इज अ फाइटर। 27 साल का हो चुका है। नहीं, बट एक चांस तो दोबारा उसको मिलना चाहिए। और जिस तरह आप कह रहे हैं, मेरा भी ख्याल है इस सीरीज में उसको यहाँ पे चांस पता है किस तरह मिलते हैं? 2001 में एक चांस मिला था मिसबाह उल हक को, और फिर जाके जो है वो 2007 में मिला था। और बेचारा परफॉर्म ना करता तो गया था, उसके बाद परफॉर्म कर गया, फिर टीम का कप्तान भी बना। फाइनल में स्कूप याद करा दिया आपने। बट लेट्स सी, आई एम होपफुल कि तैयब ताहिर का फिर होगा। बट वही आप वाली बात है, मैं इस चीज़ से टोटली एग्री करता हूँ कि उसको अफगानिस्तान के खिलाफ सारी आपने नई टीम डाली है, उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस बंदा होता तो इफ्तिखार को आप खिला देते, उसको बेंच पे रखते, और इधर पाकिस्तान में जो सीरीज़ है उसमें आप उसको डेब्यू कराते तो वो ज़्यादा बेहतर ये शान मसूद के हवाले से आपने बात की थी, उनको मैंने बिल्कुल मार करके रखा हुआ था। शान मसूद T20 भी मौजूद हैं, ODI भी मौजूद हैं, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये इररिप्लेसेबल है। ओडीआई क्रिकेट में तो चलो यू कैन मेक अ केस कि अगर फखर या इमाम में से कोई इंजर होता है तो आपको एक बैकअप ओपनर चाहिए। ठीक है, तो या वो शान मसूद हो सकते हैं या वो अब्दुल्ला शफीक हो सकते हैं, वहां पे फिर उनका एक ये केस बन जाता है। T20 के अंदर विद द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट्स कमिंग इन, मेरे ख्याल से शान मसूद की अब जगह नहीं बनती। मगर इसमें देखिए शान मसूद को भी एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपना वर्क एथिक सॉलिड रखकर अपनी गेम कॉन्स्टेंटली अप की है, डार्बिशायर के लिए परफॉर्म किया, काउंटी क्रिकेट में टीम में वापस मेरिट में आए। मगर इस वक्त मेरे ख्याल से टीम में शायद उनकी जगह नहीं बनती। T20 वापस मेरिट पे आगे, पर जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है मेरिट पे नहीं। अजहर भाई, आपको मुझे एक बात याद आ गई थी काजी साहब की बात पे कि अखबार भी बड़ी ज़बरदस्त सुर्खियाँ लगाती है ना। वो कहती है कि जारे मिजाज बल्लेबाज, कौमी टीम के जारे मिजाज बल्लेबाज ने 20 बॉल पे 40 रन बनाए। मतलब शान मसूद कहाँ से जारे मिजाज होगी? टेक्निकली बड़ी साउंड बैट्समैन, और टेस्ट क्रिकेट इन्होंने स्टार्ट की, फिर टेस्ट भूल गए, फिर ODI स्टार्ट की, फिर ODI भूल गए, फिर T20 थोड़ा सा स्टार्ट की, फिर T20 भूल गए। तो ये तो आप बहुत सख्त क्रिटिक है उनके। मेरा ख्याल नहीं सर, क्रिटिक ये है कि क्योंकि आपको पता है फिर वो स्पॉन्सर करते हैं, बड़े मामलात होते हैं, तो होता है ना सर। नहीं, पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो सब कुछ है बजाय जारहाने मिजाज। जारे मिजाज के अलावा सब कुछ है। और वसीम जूनियर वैसे ODI में उनको सही रखा गया? मैं तो उनकी सिलेक्शन से ना T20 में कभी मुतफिक हूँ ना, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आप जिस तरह कह रहे हैं ठीक है रिवर्स कर देते हैं, बट बहुत बात वही है, आपका जमान खान है, आपका एहसानुल्लाह आ गया है, तो ये हारिस रऊफ नसीम और उनसे ऊपर क्या इसको चांस मिलेगा? और मिलना चाहिए। आई एक्चुअली वुड डिसएग्री। मेरे ख्याल से वसीम जूनियर की अगर आप ODI में परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छा उन्होंने कराया, बीच में मिडिल ओवर्स में बड़ी अच्छी गेंद कराई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट ईयर ODI सीरीज थी, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उनकी ODI में T20 से ज्यादा जगह बनती है विद ऑल द टैलेंट कमिंग इन। और क्योंकि ODI वर्ल्ड कप ईयर है, थोड़ा बहुत अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो काम आ सकता है बनिस्बत अगर जमान को हम अभी इंट्रोड्यूस करके वर्ल्ड कप ईयर में साथ ले। बट एहसानुल्लाह और एहसानुल्लाह तो हैं टीम में। सर, इमाद वसीम के वाले से बताएं 50 ओवर में इनकी जगह बनती थी या नहीं? अभी मेरा ख्याल नहीं, थोड़ा सा T20 में प्रूव करें। आई थिंक फिटनेस मसाइल का भी शिकार हैं, फिटनेस उनकी इतनी अच्छी नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। काई साहब, मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर वक्त हुआ ख़त्म, और इन दोनों का हमने शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद हमारे साथ एक बड़े स्पेशल मेहमान मौजूद होंगे, और बॉक्सिंग की दुनिया में वो अपना नाम कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम कमा रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ बॉक्सर मौजूद हैं, बड़ी प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और इनकी कुछ फाइट्स भी हैं, इंटरनेशनल फाइट्स हैं। सैयद रिजवान बुखारी आज हमें ज्वाइन किए हुए हमारे स्टूडियो में। रिजवान बुखारी साहब, आपको वेलकम करते हैं और थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग लोग बहुत कम ही उसको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये प्रोफेशन क्यों आपने इसको चूज़ किया? वाई नॉट क्रिकेट, हॉकी तो नहीं, क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ क्यों नहीं गए? सबसे पहले तो आपकी इस बात पे आते हैं कि हॉकी या क्रिकेट क्यों नहीं चूज़ किया। वो तो सभी कर रहे हैं, सभी खेल रहे हैं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ नया। और बचपन से जुनून था, शौक़ था बॉक्सिंग का मुझे, तो मैंने इसलिए इस साइड को प्रेफर किया सब चीज़ों को साइड पर रख के। तो इस जुनून में फिर आपको डिफ़िकल्टीज भी तो बड़ी होती हो? बहुत मेडिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा। मेडिकली स्पेशली एवरी वीक तो आपको क्या कहते हैं लगती चोट पे, बॉडी पे, डिफरेंट जगह पे, रनिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, इसलिए है ज़रूर है। और प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कहाँ से हुआ और आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, और इसके बाद आप पाकिस्तान को किस लेवल तक सर्व कर सकते हैं? मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग 2018 में। इससे पहले मैं कोचिंग भी कर चुका हूँ आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी में, यहाँ गिलगित बल्चिस्तान की टीम को एज ए नेशनल कोच नेशनल गेम्स में। और अभी मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि मैं अपनी पिछली फ़ाइट्स को भी साथ लेके और आगे पाकिस्तान के लिए बाहर जाके अच्छा नाम बनाऊँ। और आमिर खान के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने आपकी कोचिंग की, वो कैसा एक्सपीरियंस था और आपको कैसा लगा? उनसे क्या कुछ सीखने को मिला? आमिर खान के बारे में कुछ मेरे ज़ाती भी हैं, रिव्यूज़ भी हैं। आमिर खान एक हैज़ ए स्पोर्ट्समैन और हैज़ ए सीनियर बेस्ट वो है, इंसान है, बहुत अच्छा है। उसने यहाँ एकेडमी बनाई हमारे लिए, 400 से 500 लोगों को उसने ट्रेन किया अपने पास से, खुद पे करके ट्रेन किया, उनको खिलाया। कुछ लड़के अभी जैसे कुछ वर्ल्ड चैम्पियन चले गए हैं, कुछ यूथ चैम्पियन हैं, कुछ एशियन चैम्पियंस हैं। सो आमिर खान एक बड़ा ज़बरदस्त बंदा है स्पोर्ट्स में, स्पेशली वो बहुत कोऑपरेट करता है। उसने मुझे भी किया है, मेरा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा है, ट्रेनिंग्स में यहाँ गुजरा है पाकिस्तान में। इस आमिर खान जैसे लोग जो कि जिन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, इवन वो बरतानिया के तरफ से खेलते थे लेकिन पाकिस्तानी भी उन पर प्राउड करते थे, उनमें और हमारे कोचेज़ में डिफरेंस क्या है? क्या कुछ डिफरेंस आपको समझ आती है? एग्जैक्टली ये एक बहुत पॉइंट की मेन बात की है जो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही छेड़ दी बात। सर ऐसा है कि हमारे यहाँ कोचेज़ क्वालिफाइड नहीं है। जो क्वालिफाइड हैं वो इदारों के पास हैं। और बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है, अगर आपका कोच नहीं जानता ना बॉक्सिंग को, वो आपको नहीं सिखा सकता। हमारे साथ ये हुआ था, पर आमिर खान ने उसको चेंज भी किया कोच को। और हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास के कोचेज़ हैं, ये बात नहीं है कि नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास के कोचिंग हैं। अभी मेरे जो कोच थे पिछले कोच यासिर, अभी वो कतर में जाके कोचिंग कर रहे हैं, उन्हें यहाँ नहीं मिला, ना खिलाड़ी मिले, ना ही उनको कोई फ्यूचर आगे दिखा, उन्होंने वो छोड़ गए। आर्मी से वो हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैनी टाइम्स, देन वो अभी कतर में बैठे हैं, कतर में कोचिंग कर रहे हैं तकरीबन 4 साल। कमी है कि लोग यहाँ से छोड़ के वापस जा रहे हैं, हम कहाँ पे लैग करते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, कमी इस चीज़ की है, स्पॉन्सर्स नहीं है और स्पोर्ट्समैन को असल में स्पोर्ट नहीं है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। बॉक्सिंग मजाक नहीं है, इसमें लॉट ऑफ पेन है। लोग ये देखते हैं कि भाई आप खेल आए हो, लोग ये देखते हैं आप खेल आए हो, पर ये नहीं देखते आप जीत आए हो, उसके पीछे कितना पेन, कितना आपने प्रॉब्लम फेस किया। तो आपकी फेडरेशन वगैरह आपको सपोर्ट वगैरह नहीं करती? फेडरेशन पीबीसी जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल है, ये सपोर्ट करती है, लेकिन नॉट फाइनेंशियली, पर फाइट आपको इजी दे देते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। जैसे कलीम साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, वो अच्छे बंदे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। उसके बाद प्रमोटर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। एक आबिद अली प्रमोटर हैं उधर के कराची के, वो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, इवेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी उन्हीं के साथ मेरी बात चल रही है, ये जो बाहर में अभी फ़ाइट के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह 3 मंथ्स में कैंप लगाऊंगा डिफरेंट 2-3 कंट्रीज़ में। अज़रबैजान भी हो सकता है जो कंफर्म है अभी, मे बी और भी किसी कंट्री में मैं करूँ कैंप के बाद इंशाल्लाह मैं एक बड़ी टाइटल फाइट लेके आऊँगा पाकिस्तान। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप बॉक्सिंग का पाकिस्तान में? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट खेल हैं। हम क्रिकेट को थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते हैं, पहले हॉकी होता था, फिर फुटबॉल आजकल नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। बॉक्सिंग कहाँ तक नई जनरेशन इसको ले रही है सीरियस, और नई जनरेशन कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है बॉक्सिंग में? इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में?
फ्यूचर तो अभी पहले 2 साल पहले चले जाएं तो बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत अच्छा फ्यूचर था, सबके प्लान्स थे और यूथ बहुत ज़्यादा आ रही थी इसमें, बहुत ज़्यादा। वो ये गलत चीज़ों से हट रही थी, लड़कियां लड़के ड्रग्स से चीज़ों से हट रहे थे सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है वो इन चीज़ों से अगर दूर रहेगा तो तब खेलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं खेल सकता। और अगर कोई है भी, जैसे स्मोकर्स हैं हमारी स्पोर्ट्स में जो बॉक्सिंग में हैं, वो थोड़ा टाइम जब बॉक्सिंग करते हैं या वो बॉक्सिंग छोड़ेगा या वो स्मोकिंग छोड़ेगा। इसलिए ये एक बड़ी हेल्दी और बेस्ट गेम है, लेकिन फ्यूचर अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है। मोस्टली जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं या वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, नेशनलिटीज चेंज कर रहे हैं, नहीं तो वो उन्होंने बॉक्सिंग पाकिस्तान में छोड़ दी। आज़रबाईजान क्यों जा रहे हैं? जो कैंप लगने हैं, क्या पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं हैं? आज़रबाईजान में कोई बेटर फैसिलिटीज़ हैं? क्या मतलब क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? सर वहाँ जाने का मकसद ये है कि मैं एक अच्छे कोचेज़ के साथ, अच्छे जिम्स में और अच्छे खिलाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। हमारे बड़े खिलाड़ी यहाँ हैं ही नहीं हैं, जो हैं वो छोड़ चुके हैं, जो नहीं है, जो सही प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाके बैठे हुए हैं, कोई यूएस में, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। सो वहाँ जाने का मकसद यही है कि मैं अच्छी ट्रेनिंग लूँ और अच्छा रिजल्ट लेके आऊँ पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लिए अच्छा रिजल्ट लेके आए, या आप भी फिर लाइमलाइट में चले जाएं और फिर बॉक्सिंग के लिए बाहर चले जाएं? ये भी आपका नहीं, प्लान है? बाहर क्योंकि यहाँ पे देखें, facilities तो है नहीं। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मुझे अपने आप को सेट करने का पूरा हक है, लेकिन ये नहीं कि मैं कंट्री के लिए नहीं खेलूंगा। मैं खेलूंगा हमेशा पाकिस्तान के लिए, वरना मुझे पिछले 3-4 सालों में बहुत से मौके मिले हैं छोड़ जाने का या अलग हो जाने का, लेकिन मैं यहाँ हूँ, स्टिल यहीं हूँ, इसीलिए हूँ कि मैं मुल्क के लिए खेलना चाहता हूँ। आप मुल्क के लिए खेलना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप मुल्क का नाम रोशन करें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और एबीएन न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया जी। ये थे प्रोफेशनल बॉक्सर रिजवान साहब, जिनसे आज हमने गपशप डाला। कल की मुलाकात में फिर आपसे गपशप होगी और कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।